ओके जी। हम लोगों ने बेसिकली आज दो एजेंडाज पे बात करनी है। पहले तो मैं आपके साथ जेंडर स्टडीज का जो कोर्स है, जो सब्जेक्ट है जेंडर स्टडीज का, मैं आपको उससे इंट्रोड्यूस कराऊंगी। और उसको हम ब्रेक डाउन करके देखेंगे उसकी कि आपने उसको कितने टाइम में आपको आइडियली उसको कवर कर लेना चाहिए, और कौन सा टॉपिक आपका कितने टाइम में कवर हो जाएगा, क्योंकि लेंथ वाइज और स्कोप वाइज हर टॉपिक की अहमियत आप कह लेंगे एक जैसी नहीं है। नंबर वन। सेकंड जो इसका पार्ट है वो आपको पता है कि उसमें हम पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि थोड़े थोड़े मार्क्स से आपकी आपका ओवरऑल रिजल्ट कितना इम्पैक्ट देता है। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू कंपटीशन एग्जाम्स, और यही एक एक दो दो नंबर करके आपकी ओवरऑल एलोकेशन में कितना फर्क क्रिएट कर देते हैं। ठीक। मेंटोरशिप जो है, मैं मेरा नाम जैन फातिमा है, एज यू ऑल नो। मैं जेंडर स्टडीज की सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ और मैं सर उस्मान आरिफ की सुपरविजन में पढ़ाती हूँ। उसके अलावा आपने किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए, कोई भी आपका इशू हो, कोई भी आपको डिटेल्स चाहिए, तो उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक। थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है, मैंने किनेट कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और एमफिल किया हुआ है, विच मीन्स कि मुझे सोशल साइंसेस के साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। मुझे बड़ी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है अल्हम्दुलिल्लाह विद सोशल साइंसेस, और उसी का जो मुझे फ़ायदा होता है वो जेंडर स्टडीज़ में भी होता है। और उसके अलावा सीएसएस के हवाले से ये है कि मैंने सीएसएस का जो 2024 का एग्ज़ाम है, मैंने वो क्वालिफाई किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा जेंडर स्टडीज़ के साथ मेरा क्या है कि मैंने शुरू से लेके अभी तक जेंडर स्टडीज में, एक तो मेरा कोर्स, मेरा जो स्कोर है, सॉरी, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्सेप्शनल रहा है मेरा। पहली जो मेरी अटेम्प्ट थी उसमें, मेरी पहली अटेम्प्ट में मैंने 69 स्कोर किया था। देन सेकंड अटेम्प्ट में मैंने 80 स्कोर किया था, विच यू ऑल नो इज क्वाइट एक्सेप्शनल। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स में, और मैंने क्या लर्न किया है, और वो सारा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले हम उससे पहले ये जरूरी है कि हम लोग जेंडर स्टडीज को एज अ सब्जेक्ट लर्न कर लें कि ये है क्या, और इसको पढ़ने की आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करने के चांसेस होते हैं, और कहाँ कहाँ पे आप अपना इससे फायदा उठा के, मतलब जो सब्जेक्ट की जो नेचर है, आप इससे फायदा उठा के आप इसको अपने ओवरऑल आपका जो रिजल्ट कार्ड होगा, आपकी जो डीएमसी होगी, उसमें आप ये हाईलाइट कैसे होगा, और इसमें स्कोर लेके आपका ओवरऑल स्कोर कैसे जो है वो अच्छा रहेगा। अच्छा, देखें, जब भी आपने कोई ऑप्शनल ऑप्ट करना होता है ना, तो उसके लिए कुछ एलिमेंट्स हैं वो आपको उसके अंदर देखने चाहिए। मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर, जिसके बेसिस के ऊपर आप ये डिसाइड करेंगे कि वो आपको ऑप्शनल वो उठाना है या नहीं उठाना। मतलब डिसाइसिव फैक्टर्स क्या होते हैं किसी भी ऑप्शनल के, अच्छे ऑप्शनल के। सबसे पहली चीज जो आ जाती है वो स्टेबिलिटी आ जाती है, जिसको आप लोग स्कोरिंग ट्रेंड भी बोलते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं कि ओवरऑल जो मार्क्स की ब्रैकेट है वो कितनी रहती है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें वो 60 के राउंड अबाउट ही होती है। ठीक है, हमें पता है कि जो यूएस हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसमें पिछले कुछ सालों में जो मार्क्स ब्रैकेट है वो थोड़ी सी ऐसी रही है कि मैक्सिमम जो आपका स्कोर है वो 60 तक होता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप जेंडर स्टडीज को देखते हैं, तो ये ना तो ये सिर्फ स्टेबल है, मींस टू से कि मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट इसको पास कर लेते हैं, बल्कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत, इस तरह से भी ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि ये बहुत अच्छा स्कोर भी, अबव एवरेज स्कोर दे जाती है आपको। 75 to 80 स्कोर, अगर आपने अच्छी तैयारी की हुई है, आपको पेपर लिखना आता है, आपको अंडरस्टैंडिंग है ना, मतलब अगर इस सब्जेक्ट की, तो आपको ये इतना स्कोर दे जाता है। अच्छा, दूसरा जो एलिमेंट होता है वो प्रेडिक्टेबिलिटी होता है। प्रेडिक्टेबिलिटी किस चीज की? प्रेडिक्टेबिलिटी दो चीजों की। पहली चीज ये कि क्या आप पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर्स देख के ये चीज एनालाइज कर सकते हैं कि आपका जो अपकमिंग जो भी पेपर होगा, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वो क्वेश्चंस जो हैं वो किस नेचर के होंगे। पहली चीज ये होती है। दूसरी जो चीज होती है वो प्रेडिक्टेबिलिटी, मार्क्स की प्रेडिक्टेबिलिटी होती है। वो वही बात है जो मैंने अभी ऑलरेडी इलेबोरेट की है कि कितना कोई स्टेबल है आपका सब्जेक्ट। इफ वी टॉक अबाउट जेंडर स्टडीज, इसमें ये दोनों क्वालिटीज हैं, ये दोनों प्लस पॉइंट्स हैं इसके अंदर, कि ना तो सिर्फ आप इसका स्कोरिंग ट्रेंड इसको कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। सेकंड जो चीज है, आप इसका पेपर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि
मतलब पास्ट एग्जाम्स देख के, पास्ट पेपर्स देख के कि कौन से टॉपिक को आपने कितनी अहमियत देनी है। मैं उसी बेसिस के ऊपर जो डायसेक्ट करती होती हूँ ना पेपर, कि मैंने कौन से सब्जेक्ट को, कौन से टॉपिक को मैंने कितने दिन देने हैं, या कितने दिनों के अंदर मैंने कौन कौन से सेक्शंस कवर कर लेने हैं, बेसिकली वो एनालिसिस पास्ट पेपर्स को देख के ही की जाती है। ठीक है। और यही ये प्लस पॉइंट है जेंडर स्टडीज के सब्जेक्ट का, कि आप पास्ट पेपर्स को देख के आप ये आराम से एनालाइज कर सकते हो, और आप अपने पूरे सिलेबस को डायसेक्ट कर सकते हो इन 4 वीक्स। क्योंकि आपको अब ये पता है कि ये वाला जो टॉपिक है इसके ऊपर इस तरह से सवाल होंगे, ये इतनी इतनी दफा रिपीट हुआ है, और मैंने इसको इतनी अहमियत देनी है, इतना टाइम देना है। ठीक है। तीसरा जो एलिमेंट है जो आपको मद्देनजर रखना चाहिए वाइल ऑप्टिंग फॉर अ सब्जेक्ट, वो ये है कि आपके पर्सनल इंटरेस्ट उसके साथ अलाइन कर रहे हैं या नहीं। डिग्री को आपने अगर सोशल साइंसेस की डिग्री थी आपकी, जैसे मेरा बहुत मैं कहती हूँ कि ये एक प्लस पॉइंट रह गया कि मुझे एनालिसिस करना आता था ऑलरेडी। मैंने ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में एनालिसिस करना सीख चुकी हुई थी मैं, तो मेरा ये अलाइन करता था सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स के साथ, तो मेरा ये चीज़ जेंडर स्टडीज के साथ भी अलाइन कर गई। एक तो ये चीज़ है। लेकिन अगर आपकी डिग्री अलाइन नहीं भी करी, तो क्या आपका पर्सनल इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट के साथ अलाइन करता है या नहीं करता। अब अगर आप सीएसएस की तरफ आ गए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि सोशल साइंसेस का कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जिसके बारे में आप ये कह सकें कि नहीं, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट अलाइन नहीं करता। वाई? बिकॉज सीएसएस में आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें आप वो किसी ना किसी तरह से सोशल साइंसेस के साथ तो लिंक हो रहे हैं। इवन आप पाकिस्तान अफेयर्स, और जब आप करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे होते हैं, आप इवन इस्लामियत भी पढ़ रहे होते हैं, तो आप इस्लामियत को भी उस तरह से वो मेट्रिक वाले तरीके से नहीं पढ़ रहे होते। मीन्स टू से कि कहीं ना कहीं पे आपका इंटरेस्ट जेंडर स्टडीज के साथ अलाइन करता है। इवन आप एसए में भी जेंडर स्टडीज की थीम को पढ़ते हैं, तो वो एक तरह की अलाइनमेंट आपकी नेचुरली डेवलप हो जाती है। चौथी और फाइनल चीज ये कि टाइम और आउटलाइन का जो रिलेशन है, क्या वो आपको फेवर करता है या नहीं। मीन्स टू से कि बहुत ही लंबा अगर सिलेबस है किसी भी सब्जेक्ट का, और आप देखिए अब सितंबर है ऑलरेडी, ठीक है, तो इतना लंबा अगर लंबी सारी अगर उसकी टाइमलाइन है, आपके सारे सब्जेक्ट्स भी अगर रहते हैं, तो दिस इज प्राइम टाइम कि आप उस सब्जेक्ट को अब आके कवर कर लें। आप अगर नवंबर अक्टूबर तक ले जाते हैं चीज को, दिसंबर तक गॉड फॉरबिड अगर चली जाती है, और सिलेबस की आउटलाइन भी ऐसी है कि आपको उसको टाइम देने की जरूरत है, तो वो फिर आपके लिए फेवरेबल नहीं है। यू नीड टू एनालाइज कि आपके पास टाइम कितना है, कितने आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं कवर होने वाले, कितना टाइम है, और उस सब्जेक्ट की जो आउटलाइन है ना, वो आपसे कितना टाइम और कितनी डेडिकेशन डिमांड करती है। ठीक है। जेंडर स्टडीज की अगर आप बात करें, तो आपको इसके टॉपिक्स को कवर करना है, उसको इंटीग्रेट करना सीखना है। सो दिस इज प्राइम टाइम। अगर ये इस टाइम पे अगर आप इसको पढ़ने लगे हैं, तो ये ऑप्टिमल टाइम है। कवर कर लें, अच्छा कवर हो जाएगा, रिवीजन के लिए भी आपके पास टाइम होगा, और आउटलाइन के हिसाब से भी, मतलब इस वक्त इसको ऑप्ट करना इज अ गुड ऑप्शन। ठीक। तो ये एलिमेंट्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर, ये सिर्फ जेंडर स्टडीज में ही नहीं, ये किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को जब आपने ऑप्ट करना है ना, तो ये बेसिकली आपका लिटमस टेस्ट है। आपने ये वाले एलिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपने ऑप्शनल को ऑप्ट करना है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम जेंडर स्टडीज की आउटलाइन को देख लें, तो देखें, जब आपने पढ़ना होता है ना किसी सब्जेक्ट को, मैं बिल्कुल भी इस हक में नहीं हूँ कि आप आउटलाइन को देख के और एक टॉपिक को आप पकड़ें और आप उसके ऊपर जो है ना, एक टॉपिक को या एक सेक्शन को आप लें और आप बहुत सारे दिन आप उसी एक चीज के ऊपर लगा दें। वाई? बिकॉज यू नीड टू बी वाइज, यू नीड टू कीप ऑन चेकिंग पास पेपर्स के क्वेश्चंस, और आपने उसके अकॉर्डिंग उसको तैयार करना होता है। तो जब आप उस तरह से एक मेच्योर वे में एनालिसिस करते हैं पास पेपर्स का, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है, यू नीड टू बी वेरी वाइज एंड वेरी कैलकुलेटेड अबाउट दैट। वाई? बिकॉज यू आर सपोज टू कवर 12 सब्जेक्ट्स। ठीक है। इन कुछ महीनों में आपने 12 सब्जेक्ट्स को कवर करना है, और आपको उनकी सारे टॉपिक्स को और उनके कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में ना तो सिर्फ स्टोर करना है, बल्कि इस तरह से करना है कि आपकी रिवीजन भी पॉसिबल हो नजदीक जाके, और आप रिटेन भी कर सकें ना। मेन तो चीज ये है कि आपने पेपर में बैठ के उनको उतारना है, याद करके नहीं भूल जाना उनको। ठीक है। तो उस हवाले से आपने स्टेप बाय स्टेप इस चीज को लेके चलना होता है। मेरा जो सब्जेक्ट ब्रेकडाउन जो मेरे हिसाब से जेंडर स्टडीज का होना चाहिए, आपके जो सिलेबस में पार्ट 1 और पार्ट 2 आ जाते हैं ना, उसमें आपकी दो चीजें आती हैं। पहला, जेंडर स्टडीज को एज ए डिसिप्लिन वो देखता है, आपका जो जो आपका सिलेबस है उसमें। दूसरी चीज आ जाती है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, मतलब जेंडर क्या होता है, सेक्स क्या होता है, इन चीजों के बारे में थ्योरीज हैं, और ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, पहले वीक में आपके ये कवर हो जाने चाहिए। ठीक।
जो दूसरा वीक है उसमें आपने इन्हीं सारी चीजों को देखना होता है कि इनके बारे में थ्योरीज क्या है, मतलब जेंडर रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरीज बनी हुई हैं। देन आपने उन थ्योरीज को प्रैक्टिस होते हुए दुनिया में देखना होता है, कब कहाँ फेमिनिज्म को लेके कितनी जो है ना, फेमिनिज्म किस तरह से इवॉल्व हुआ और कितनी कोई स्ट्रगल हुई, कहाँ पे हुई, क्यों हुई, वो सारा। और ये जो सारी चीजें जो कवर कराती है ना आपकी, आपके सिलेबस में पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है ना, वो आपकी वेव्स को कवर कराता है और आपकी थ्योरीज को कवर कराता है। तो ये एक वीक के अंदर ये दोनों चीजें आपकी हो जानी चाहिए। ठीक। देन आपने देखना होता है जेंडर स्टडीज को, फेमिनिज्म को, वुमेन एम्पावरमेंट को पाकिस्तान के साथ लिंक करके। अब यहाँ आपको देखने में ये लग रहा होगा कि अच्छा, ऊपर तो मैडम ने बोला है कि दो दो सेक्शंस कराए हैं, पहले वीक में भी 2 सेक्शंस हो गए, दूसरे वीक में भी 2 सेक्शंस हो गए। अब यहाँ आपको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है तीसरे वीक को लेके। नहीं, ये सिलेबस ज्यादा नहीं है, बेसिकली ये टॉपिक्स ना बड़े आप एक दूसरे के साथ बड़े रेलेवेंट है, और एक टॉपिक को प्रिपेयर करते हुए आप दूसरा भी प्रिपेयर कर रहे होते हो। तीसरी चीज ये है कि इन चीजों के बारे में आपको किसी ना किसी हद तक नॉलेज ऑलरेडी है। इससे क्या मतलब है मेरा, इससे मेरा मतलब ये है कि जब आप पाकिस्तान में वुमेन के स्टेटस को देखेंगे, जब आप वुमेन एम्पावरमेंट को देखेंगे, आप एजुकेशन सेक्टर को पढ़ेंगे। एजुकेशन सेक्टर की के साथ आपकी नो हाउ ऑलरेडी है। आपको इतना बेसिक डाटा तो पता है ना कि लिटरेसी रेट खवातीन का कितना है, मर्दों का कितना है पाकिस्तान में। यानी नो हाउ आपको ऑलरेडी इन चीजों की है, इसको फर्दर हमने जेंडर के साथ लिंक करना है। देन हमने इसको इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को एक्सपैंड करके देखना है। तो इससे क्या होता है कि इस ये वाले जो सारे के सारे सेक्शंस हैं वुमेन इन पाकिस्तान की अम्ब्रेला के अंडर जितने भी आ जाते हैं, ये आराम से आपके एक वीक के अंदर कवर हो जाते हैं। आपकी केस स्टडीज भी इसमें आ जाती हैं, और जेंडर बेस्ड वायलेंस का टॉपिक भी इसके अंदर आ जाता है। इसमें हम ग्लोबल भी देखते हैं, और पाकिस्तान स्पेसिफिक भी देखेंगे, लेकिन ये सारा आपका आराम से एक वीक में कवर हो जाता है। और फाइनली फोर्थ वीक के अंदर आपने ग्लोबल जो डेवलपमेंट है और ग्लोबली जो स्टेटस है, जो अप्रोचेस हैं और जो थ्योरीज हैं जेंडर की, आपने उनको देखना होता है। ये वर्ड्स प्रॉबेबली आपको थोड़े से मुश्किल लग रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है, WID क्या होता है, WAD क्या होता है, लेकिन स्लोली स्टेडीली जब आपका यानी जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आनी शुरू होती है, आप सब्जेक्ट को समझना शुरू करते हैं, तो आपका नेचुरली एक फ्लो डेवलप हो जाता है, फिर आपको ये चीजें मुश्किल नहीं लगती। अब अगर आप देखें तो हमने एक अप्रोच फॉलो की है, शायद आपको समझ नहीं आई, मैं बता देती हूँ। हमने बॉटम अप अप्रोच फॉलो करके सिलेबस को कवर किया है। सोशल साइंसेस का जो सिलेबस होता है, या स्पेसिफिकली अगर मैं जेंडर स्टडीज की बात करूं, आप इंडिविजुअल से स्टार्ट करते हो। आप देन इंडिविजुअल का इम्पैक्ट या इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट देखते हो, आप फैमिली पे आते हो, आप सोसाइटी पे, आप नेशन पे जाते हो, आप सोसाइटी पे जाते हो, और फिर फाइनली आप ग्लोब तक में उसका इम्पैक्ट देखते हो, और ग्लोबल डेवलपमेंट का उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप इम्पैक्ट देखते हो। ठीक। मीन्स टू से कि जेंडर स्टडीज का ये जो सिलेबस ब्रेकडाउन है, ये बॉटम अप अप्रोच के तहत डिजाइन किया गया है, और 4 वीक्स के अंदर आपका इस तरह से सिलेबस आप कवर कर लेते हो। अच्छा, सिलेबस ब्रेकडाउन भी पता लग गई कि हमें हमें ये भी पता है कि जेंडर स्टडीज को अगर अच्छी तरह प्रिपेयर किया जाए तो ये एक प्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है और ये एक स्टेबल सब्जेक्ट है। देन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 55, 60, 65 तक भी फंसे रह जाते हैं। बहुत कम होते हैं जिनके 60+ आते हैं, और उससे भी बहुत ज्यादा कम होते हैं जिसके 70+ आते हैं, और बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनके 75, 80, 81, 82, 83 इस रेंज में आते हैं। तो फिर प्रॉब्लम किधर है, क्यों ऐसा हो नहीं पाता? अगर आप इसको ओवर सिंप्लीफाई करके अगर आप यही कह लेंगे नहीं, ये तो सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट है और ये तो बड़ा एक बॉटम अप अप्रोच के तहत हमने इसको पढ़ना है, और हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही लेनी है, तो ये हम कर लेंगे। लेकिन फिर कहाँ कैंडिडेट बेसिकली गलती कहाँ पे करता है? सबसे पहली जो गलती होती है कैंडिडेट के उस पे, वो ये कि एग्जामिनर की अप्रोच को बच्चा समझ नहीं पा रहा होता है कि एग्जामिनर उससे डिमांड क्या कर रहा है। देखें, आपने इसको जब पढ़ना है तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि वो जेंडर को, वो बेसिकली जेंडर डेवलपमेंट को, वो वुमेन एम्पावरमेंट के लेंस को लगा के और आपका पेपर चेक करेगा। आपने जब भी कोई आंसर देना है, आपने न्यूट्रल लेंस से नहीं देना, आपने वुमेन की डेवलपमेंट को हमेशा लिंक करना है, चाहे उसने क्वेश्चन में पूछा है या नहीं पूछा। मिसाल के तौर पे अगर उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि वेव्स ऑफ फेमिनिज्म आप बताएं, आप सिंपली वेव्स ऑफ फेमिनिज्म बता के अपने क्वेश्चन को खत्म नहीं कर सकते। आपने एंड पे जाके उसका लिंक जरूर क्रिएट करना है कि वेव ऑफ फेमिनिज्म आई, उसकी रीजंस ये थी लेट्स से, लेकिन उसका वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या था।
समझ आ रही है बात की? उसने लेंस यही वाले लगाए हुए हैं, वो उसकी अप्रोच यही है बेसिकली कि उसने इम्पैक्ट देखना है, उसने ग्लोबल और नेशनल इम्पैक्ट देखना है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हर चीज का, ठीक है। दूसरी जो मिस्टेक होती है वो कैंडिडेट्स को ये नहीं समझ आ रही होती कि वेन एवर वी आर स्टडिंग जेंडर, जेंडर स्टडीज ना इन इट सेल्फ एक बड़ा यूनिक सब्जेक्ट है। आपने हर चीज को हर दूसरी चीज के साथ लिंक करके प्रेजेंट करना होता है। मीन्स टू से कि अगर आपको वो किसी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर सवाल पूछ लेता है ना, आपने वहीं पे छोड़ नहीं देना उसको, आपने प्रैक्टिकल उससे एग्जाम्पल से आपने उस थ्योरी को लिंक करना है। देखें, दो चीजें होती हैं, एक तो ये चीज होती है कि आपने हर पैराग्राफ के अंदर हर पॉइंट के अंदर अपनी उस आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करना है, जो एसे वाला एक पैटर्न है, वो एक अलग चीज है। ये जो मैं बात कर रही हूँ ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज है। ये चीज है कि अगर थ्योरी है, फेमिनिज्म की कोई भी थ्योरी है, अगर वो आपसे पूछ लेता है, अगर तो किसी ने पढ़ी हुई है तो उसको आइडिया हो रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ, नहीं पढ़ी हुई तो परेशान नहीं होना, आप जब पढ़ोगे तो आपका आइडिया हो जाएगा। यू कैन कम बैक टू दिस वेरी लेक्चर, और फिर जब आप सुनोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कह रही थी। फेमिनिज्म की कोई भी थ्योरी अगर जब वो आपको दे देता है, आपने उसको अप्लाई करके लिंक करके उसको साथ साथ बताते रहना है कि ये फलानी जो थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म है ये फला फला वे वो फेमिनिज्म के साथ कनेक्ट होती है। एग्जामिनर आपसे ये मांग रहा है, वाई? बिकॉज जेंडर स्टडीज का सिलेबस जो है ना सारे का सारा वो बड़ा इंटीग्रेटेड है। तीसरी जो गलती होती है, प्रिपरेशन भी अच्छी हो गई, उसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी है, उसको आइडिया भी है कि मैंने थ्योरी और प्रैक्टिस को लिंक करना है, उसने बच्चे ने प्रिपेयर करते हुए थ्योरी और प्रैक्टिस को लिंक किया है। लाइक लिबरल फेमिनिज्म फर्स्ट वे, एग्जैक्टली बच्चे, गुड जुल्करनैन, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, अब बच्चे को ये भी पता है कि इसने लिबरल फेमिनिज्म को लेट्स से फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के साथ लिंक करना है, फिर प्रॉब्लम किधर आती है? उसके उसके माइंड में तो हर चीज बिल्कुल क्लियर है, फिर उसके मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आ रहे? वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उसको पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स ही नहीं पता। सीएसएस का जो पेपर होता है वो आपके जो यूजुअल यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं ना, जो पेपर होते हैं उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। इट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी जब मैं तैयारी कर रही थी। मुझे भी टाइम लगा इन चीज़ों को लर्न करने में, और मैंने भी ग्रेजुअली एक के बाद दूसरी अटेम्प्ट में इन चीज़ों को इम्प्रूव किया है। बट आई हैव लर्नड अ लॉट के जो क्रक्स अगर मैं आपको उसका बताऊं वो ये है कि यू नीड टू मेक श्योर कि एग्जामिनर का आपका पेपर पढ़ने को दिल करे, यू नीड टू फैसिलिटेट द एग्जामिनर। उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो आपको लर्न करने की जरूरत होती है। आप वो नहीं अगर लर्न कर रहे होते, अगर आपको वो चीजें नहीं पता होती, तो आपकी थ्योरी और प्रैक्टिस का बेशक आपको डिफरेंस पता है, बेशक आपको जितना मर्जी एग्जामिनर की अप्रोच पता है, आपको उसका फायदा नहीं होगा। बच्चे, आप लोग जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, मैं क्वेश्चंस आपके इस सेशन के एंड पे आप सबके क्वेश्चंस लूंगी, ठीक है? अभी मैं अपना फ्लो जो है ना बात का वो फिर बाकी बच्चों के लिए खराब हो जाएगा। इंडिविजुअल इंडिविजुअल क्वेश्चंस मैं लूंगी जरूर। अच्छा, एक और जो मिस्टेक होती है वो नॉलेज की इंटीग्रेशन की मिस्टेक होती है। एक तो चीज होगी थ्योरी और प्रैक्टिस, आपने थ्योरीज को अप्लाई कर दिया, जो दूसरी चीज हो जाती है ना वो आपने नॉलेज को इंटीग्रेट करके लिखना होता है। मैं हमेशा कहती हूँ जेंडर स्टडीज के हर सवाल के जवाब में आपने जेंडर स्टडीज से रिलेटेड मैक्सिमम चीजें इंटीग्रेट करके लिखनी होती हैं, ठीक है? इसमें आपकी अगर आप थ्योरी लिख रहे हैं तो आपकी वेव्स ऑफ फेमिनिज्म भी आ जाती हैं, लेकिन वो थ्योरी कहाँ कहाँ पे अप्लाई हुई है, कौन कौन सी कंट्रीज में अप्लाई हुई है, क्या क्या जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है ना, बेसिकली जितना भी लिंक आपका हो सकता है, अननेसेसरी नहीं लिख देना, ऑब्वियसली आपने रेलेवेंस मेंटेन जरूर रखनी होती है। बट वेन एवर इट कम्स टू जेंडर स्टडीज, आपने उस टॉपिक को लिंक करते हुए जो कुछ भी आप उसमें ऐड अप कर सकते हैं, यू नीड टू ऐड दोज थिंग्स अप क्रिएटिवली एंड ब्यूटिफुली, ताकि एग्जामिनर को ये पता हो कि बच्चे को चीजों को लिंक भी करना आता है। यहाँ पे ये चीज लिंक भी करना आता है और इंटीग्रेट भी करना आता है। अभी हम आगे जाके इस चीज को एलेबोरेट करते हैं, ठीक है? और फाइनल जो प्रॉब्लम होता है अपने उसमें बैठ के, एग्जाम हॉल में बैठ के, वो ये होता है कि जो क्वेश्चन उससे पूछा गया है ना उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही होती। अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं आ रही होती? ऑब्वियसली क्योंकि उसने पास पेपर्स को या तो खोल के देखा नहीं होता, या उसने उनको अटेम्प्ट नहीं किया होता। मिसाल के तौर पे, अब एक क्वेश्चन है, ये बड़ा पेट क्वेश्चन है, मैं अक्सर इसकी एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि ये हमेशा मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो इसे धोखा खा जाते हैं। अब यहाँ इसने पूछा हुआ है कि डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ द टू ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्रीज बाय शर्मीन ओबैचनॉय। ठीक है, उसने बैकग्राउंड पूछा हुआ है किस चीज का? दो ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्रीज का बाय शर्मीन उबैद। अब आपका फोकस यहाँ कहाँ पे है? दो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, सीधी सी बात है ना, दो डॉक्यूमेंट्रीज हैं शर्मीन उबैद की, उसका उसने बैकग्राउंड पूछा हुआ है। आप क्या करोगे अगर आपने सही से उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं किया क्वेश्चन को? तो बच्चा क्या करेगा? वो करेगा कि इन दोनों जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं उनका पहले तो शर्मीन उबैद चुनाई का बच्चे बैकग्राउंड देने बैठ जाते हैं कि वो ये थी, वो यहाँ यहाँ पैदा हुई थी और ये उनकी अकॉम्प्लिशमेंट्स थी, और आधा
2 पेज उसके उससे में निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो डॉक्यूमेंट्रीज है ना, आप उनकी समरी बताना शुरू कर दोगे, ऐसा ही है। 4-5 पेजेस आपके फर्दर इसमें निकल जाएंगे। फिर आप क्रिटिकली उसको एनालाइज कर दोगे, मतलब, और आपको ये लगेगा कि मैंने क्रिटिकली अगर एनालाइज कर दिया है इसको, तो फिर तो मैंने बहुत बड़ा एक जो है ना शायद बहुत बड़ी चीज कर दी, और अब तो मेरे एक्स्ट्रा ही शायद मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आपका ये पूरे का पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। वाई? बिकॉज उसने पूछा बैकग्राउंड था। बैकग्राउंड क्या है आपको ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक उसकी जो ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्रीज हैं आपने उनको पढ़ा नहीं होगा, नंबर वन। सेकेंडली, अगर आपने जेंडर बेस्ड वायलेंस के टॉपिक को अच्छी तरह नहीं पढ़ा होगा। जो बैकग्राउंड है ना बेसिकली शर्मीन ओबैचनोई की जो डॉक्यूमेंट्रीज है उनका, वो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, ठीक। आपने ब्रीफली ये दोनों डॉक्यूमेंट्रीज की समरी दे के आपने जंप करना है ऑन जेंडर बेस्ड वायलेंस। देन आपने उसको पाकिस्तान के साथ लिंक करना है, देन आपने उसकी टाइप्स बतानी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मींस टू से कि अब आप देखें, एक बच्चे ने सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में लिखा है, दूसरा उसने डॉक्यूमेंट्रीज का तो बता दिया, लेकिन उसने उसको जेंडर फौरन उसने दूसरे पेज के ऊपर ही जेंडर बेस्ड वायलेंस के साथ लिंक करके और उसकी टाइप्स बता के और उसको पाकिस्तान के साथ उसका कनेक्शन बता दिया। अब किसके मार्क्स अच्छे आएंगे? ऑब्वियसली दूसरे वाले के, ठीक है। उसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन है उसने सफराजिस्ट मूवमेंट का पूछा हुआ है। सफराजिस्ट मूवमेंट इन इट सेल्फ जो है ना, वो सफराज बोलते हैं वोट करने का राइट, वोटिंग राइट को सफराज बोलते हैं। सफराजिस्ट मूवमेंट क्या है? वोट करने के राइट को लेने की जो मूवमेंट है उसको सफराजिस्ट मूवमेंट बोलते हैं। अब जिस बच्चे की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है वो शायद फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के साथ इसको लिंक कर देगा, ठीक है, लेकिन उसको इस क्वेश्चन का स्कोप नहीं समझ आना। उसने सफ्रेजिस्ट मूवमेंट का पूछा हुआ है। बेसिकली बात यह है कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म का ही दूसरा नाम सफ्रेजिस्ट मूवमेंट है, और आपने इसको लिखते हुए फोकस तो सिर्फ वोटिंग राइट पे करना है, लेकिन मजीद जो और जो राइट्स मांगे गए थे फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में, आपने उनको भी यहाँ पे लिंक करना है। सो ये उसी बच्चे को पता है ना जिसको इतनी तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि सफ्रेजिस्ट मूवमेंट कहते किसको है, ठीक। तो ये मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं यूजुअली तैयारी के दौरान भी और देन एग्जाम हॉल में बैठ के भी। अब इन मिस्टेक्स को और इन प्रॉब्लम्स को बेसिकली आप ओवरकम कैसे कर सकते हो? पहली बात तो ये है कि आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो सीएसएस सेंट्रिक होनी चाहिए, और आपकी जो अप्रोच है बड़ी डायरेक्ट होनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने साथ अपना जो आपका कोर्स पैक है ना उसको आप प्रिंट आउट उसका निकलवा के अपने पास रखो। आपको ये पता होना चाहिए, ये जो मैंने आपको मैंने डायसेक्ट करके बता दिया है कि आपने कौन से टॉपिक को कितने दिन देने हैं, उसके मुताबिक आप अपना टाइम टेबल बना लो और उसके अकॉर्डिंग ही आपने प्रिपेयर करना है कि देखना है कि आपने कौन से टॉपिक को कितने दिन देने हैं। वो दिन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया ऊपर कि कौन कौन सी थीम्स है, उनको उनको आपके कितने दिन लगेंगे। ये होती है डायरेक्ट अप्रोच। ये होती है सीएसएस सेंट्रिक अप्रोच। ये सीएसएस सेंट्रिक अप्रोच इसलिए है क्योंकि ये जो टाइम टेबल बनाया गया है ये पास्ट पेपर्स को एनालाइज करके बनाया गया है। ये इस चीज को एनालाइज करके बनाया गया है कि अगर किसी वीक में आप 4 सेक्शन इकट्ठे पढ़ रहे हो, मीन्स टू से कि वो 4 सेक्शन से क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि आप एक हफ्ते के अंदर ही उन चारों टॉपिक्स को प्रिपेयर करके आप आंसर ऐसा लिखाओगे पेपर में जाके, सीएसएस के पेपर में जाके, कि वो आपको अच्छे मार्क्स दिला देगा। समझ आ रही है बात की? डायरेक्ट अप्रोच रखनी है आपने आपने अपनी। उसके बाद जो दूसरी चीज है, जो जहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं वो ये बात है, आपकी जितनी भी फेमिनिस्ट थ्योरीज हैं, जेंडर स्टडीज का आपका जितना भी सिलेबस है, आपने उसको करंट मूवमेंट्स के साथ और ग्लोबल और नेशनल डायनामिक्स के साथ लिंक कर करके लिखना है। आप जब पढ़ रहे होते हो आप साथ साथ, जाहिर सी बात है आप ऑब्जर्व तो कर रहे होते हो, आप प्रोबेबली आई 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 रियली होप कि आप साथ साथ न्यूज भी देख रहे होते हो, आप अखबारें भी पढ़ रहे होते हो, तो नेचुरली जो थ्योरीज आप पढ़ रहे हो ना वो आपके माइंड में लिंक क्रिएट करती रहती हैं, ठीक है। आप इस नजरिए के साथ जब पढ़ते हो फिर जब आप पेपर के ऊपर लिखते हो ना तो फिर आपका आंसर बड़ा डिफरेंट होता है, बड़ा मेच्योर होता है। देन ऑब्वियसली आपका जो जेंडर स्टडीज का एग्जामिनर है और उसकी जो डिमांड्स हैं आपने उनको मद्देनजर रखते हुए अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, कि वो जैसे मैंने पहले बताया कि वो वुमेन एम्पावरमेंट के लेंस लगा के पेपर चेक करता है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए और आपने इसी के अकॉर्डिंग अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। देन आपका स्पेसिफिक जार्गन जो है वो एस्टेब्लिश हुआ हुआ होना चाहिए और वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपके पेपर में। ये कब होता है? जब आपने तैयारी अच्छी की होती है ऑब्वियसली, ठीक है। जब आपने अंडरस्टैंड किया हुआ होता है वर्ड्स को, और जब आपको लिंक करना आता होता है डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को अपनी हेडिंग्स के अंदर, आपको क्रिस्पी हेडिंग्स देनी आती होती हैं, ठीक है। देन आपने एक और जो चीज करनी होती है वो ये है कि आपने जेंडर स्टडीज के सब्जेक्ट को एज अ होल देखना है। आपने टॉपिक्स को सेपरेट उसमें नहीं देखना, मतलब यू आर नॉट सपोज टू प्रिपेयर एनी वन
ऑफ द टॉपिक्स इन साइलोस, आप नहीं प्रिपेयर कर सकते। आप जेंडर बेस्ड, मिसाल के तौर पे आप, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है शर्मीन उबैद चिनोई की डॉक्यूमेंट्री की, अगर आप अपने सिलेबस आउटलाइन में जाके देखें तो शर्मीन उबैद चिनोई के स्टडीज के अंदर का सिर्फ एक टॉपिक है। ठीक है, वही वाली बात है कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से पता नहीं है, अगर आप पास पेपर्स कंसल्ट नहीं करते हो, आपको अगर गाइडेंस नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप उन्हीं का जो पर्सनैलिटी है आप उनका बैकग्राउंड देखने बैठ जाओगे, आप उसको जेंडर स्टडीज के साथ लिंक नहीं करोगे। आपने देखना है कि उनका वुमेन एम्पावरमेंट को लेके क्या रोल है, देन आपने लिंक करना है कि कहाँ तो कौन कौन से टॉपिक्स के साथ इनकी जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो लिंक होती हैं। वो हम लोगों ने देख लिया, वो एग्जामिनर ने देखा किस तरह से बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन बना के वो पूछ लिया था उसने कि आप बैकग्राउंड बताएं। ये बैकग्राउंड आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा ना कि बैकग्राउंड कौन से टॉपिक के साथ लिंक होता है, ये तो मैंने आपको भी बता दिया कि ये लिंक होता है जेंडर बेस्ड वायलेंस के साथ। बट अगर किसी बच्चे को ये पता ही नहीं होगा कि उनका बैकग्राउंड क्या है, तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, उसका आंसर बड़ा डिफरेंट होगा और उसका आंसर बड़ा इलॉजिकल और बड़ा इरेलीवेंट होगा। ठीक है, और जो फाइनल चीज जो आप कर सकते हैं टू मेक श्योर कि आपके मार्क्स अच्छे आए और आप मतलब इस सब्जेक्ट से फायदा उठाएं मैक्सिमम, वो ये है कि आप अपनी एक तो राइटिंग प्रैक्टिस करें, और दूसरा आप किसी ऐसे बंदे से फीडबैक लें जिसका आपको पता हो कि उसको सब्जेक्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, मतलब उसको ये पता है कि इस क्वेश्चन को आप मजीद मतलब इसमें से मार्क्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, मतलब राइटिंग प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इसीलिए जेंडर जेंडर स्टडीज की जो मेंटोरशिप है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको मैंने मतलब बता तो दिया है कि डूज एंड डोंट्स कौन कौन से हैं जेंडर स्टडीज की प्रिपरेशन से लेके एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर अटेम्प्ट करने तक के। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप साथ लेके चलना, पेपर को प्रिपेयर करते हुए, चीजों को लर्न करते हुए, आपने कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है, किस स्कोप तक आपने कौन कौन से टॉपिक को प्रिपेयर करना है, और उस स्पेसिफिक टॉपिक को लिखना कैसे है, लिखने के बाद भी जो मतलब आपकी जो मिस्टेक्स निकल रही हैं उनको आपने कैसे वो सही करना है। तो ये जो सारी चीजें हैं डेफिनेटली आपको एक मेंटरशिप के थ्रू आप इन चीजों को वो कर लेते हो, लर्न कर लेते हो। अच्छा, ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन था जेंडर स्टडीज के सब्जेक्ट के साथ। अब हम देखेंगे जनरली पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हमारी जो है वो कैसी होनी चाहिए, और हम उनको जनरली भी देखेंगे और थोड़ा सा जेंडर स्टडीज के साथ लिंक करके भी देखेंगे। अच्छा, एग्जाम की तैयारी करते हुए, सीएसएस के रिटर्न एग्जाम की तैयारी करते हुए जो कैंडिडेट होता है वो गलती क्या करता है, सबसे पहली वो गलती ये करता है कि वो अपनी सिलेबस आउटलाइन को कंसल्ट ही नहीं करता। ठीक है, आई रियली होप कि आप सारों का जो तैयारी का लेवल है और आपका जो लेवल ऑफ मेच्योरिटी है वो एटलीस्ट इससे तो बहुत ज्यादा है। आई मीन दिस इज द बेसिक थिंग, आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आपने अगर जेंडर स्टडीज का ऑप्शनल अगर ऑप्ट किया है या कोई भी दूसरा अगर आपने ऑप्शनल ऑप्ट किया है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने पढ़ना क्या है। ये आपने सारा कुछ नहीं पढ़ लेना उसका। ठीक है, अब जो 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 भी आप ऑप्शनल ऑप्ट करते हैं, वो जिस जो उसका जो स्कोप और जो आउटलाइन सी एफपीएससी ने बताई होती है, वो सारा कुछ तो इंटीग्रेट नहीं हो जाता उसके अंदर ना। लेकिन आपको एक गाइडलाइन दे दी है एफपीएससी ने कि देखें सिर्फ आपने ये टॉपिक प्रिपेयर करके आने हैं, इन्हीं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हमने आपसे सवाल पूछना है। ठीक है, आप अगर उसी को नहीं कंसल्ट कर रहे हो तो आपको क्या पता है फिर आपने, फिर वो क्या पूछ लेगा, फिर बच्चे आके बाहर हो रहे होते हैं कि जी आउट ऑफ सिलेबस आ गया। नहीं जी, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ गया, आपकी गलती है, आप खुद आप अपना काम पूरा करके नहीं जाते, बाद में आगे फिर आप लोग एग्जामिनर्स को और एफपीएससी को बातें कर रहे होते हैं। बेसिकली मिस्टेक ये आपने की थी कि आपने सिलेबस आउटलाइन को ही कंसल्ट नहीं किया था। ठीक है, दूसरी जो मिस्टेक करता है बच्चा तैयारी करते हुए कि वो एग्जामिनर की डिमांड को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता। एग्जामिनर की क्या डिमांड है, आपने सिलेबस आउटलाइन को कवर कर लिया, अब आपने एग्जामिनर की साइकी को समझना है। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट हियर। आपने एग्जामिनर की साइकी को कैसे समझना है, आपने जाना है, आपने पास पेपर्स निकाल के देखने हैं, आपने उनको कंसल्ट करना है, आपने सेक्शंस बना लेने हैं। अच्छा, इस टॉपिक के ऊपर इतने इतने सवाल आए हुए हैं और ये सवाल आए हुए हैं। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म अगर मैंने प्रिपेयर की थी तो उसके ऊपर ये इतनी दफा पूछ चुका है और ये इस तरह से पूछ चुका है। अब आपको उसकी साइकी समझ आ गई है, अब आपको ये पता है कि इस टॉपिक के ऊपर ये ऐसे ही सवाल करता है। ये है एग्जामिनर की डिमांड को और एग्जामिनर की साइकी को समझना। ठीक है, एक और जो गलती करता है बच्चा वो ये करता है कि वो पढ़ता है और वो बहुत पढ़ता है और वो सिंसेरिटी के साथ पढ़ता है, लेकिन वो सिर्फ पढ़ता ही है, वो उससे आगे नहीं जा पाता। आप पढ़ें, आप अच्छे सोर्सेज को कंसल्ट करें। ठीक है, आप बहुत अच्छी गाइडेंस लें, बड़ी अच्छी मेंटोरशिप लें, बट दिस इज नॉट इनफ।
रीडिंग करना, सिर्फ लर्न करना इज नॉट इनफ। एग्जाम आपका एबिलिटी, आपकी लर्निंग और आपकी रीडिंग और आपकी मेमोराइजेशन की एबिलिटी का नहीं है बच्चे। एग्जाम रिटन है, एग्जामिनर ने आपको इसी बेसिस के ऊपर जज करना है। आपने एग्जामिनर के सामने बैठ के कभी भी प्रूव नहीं कर रहे हो ना कि देखो यहाँ मेरा ये मतलब था, मुझे ये आता है। यू आर नॉट गोइंग टू फेस हिम, उसको फेस करना है आपके एग्जाम ने, आपके पेपर ने। यू हैव टू, बेसिकली यू हैव टू बी एबल to present whatever you are thinking and whatever you have read and memorized। आपको ये चीजें अपने पेपर के ऊपर प्रेजेंट करनी है। ओनली रीडिंग इज नॉट इनफ। ठीक। देन जो एक और मिस्टेक आ जाती है, वो आपने रीडिंग भी कर ली है और अब आपका सिर्फ फोकस ये है कि आपने अगर एक्सेसिव नोट्स बना लिए हैं ना, अगर आपने डेकोरेटिव नोट्स बना लिए हैं, आपने बड़ी क्रिस्पी सी हेडिंग्स और आउटलाइंस अपनी लिख के अपने पास रख ली हैं, तो आपको लगता है कि आपकी तैयारी हो गई है। क्यों? क्योंकि आपने नोट्स तो बहुत लेंथी बना लिए थे। अगेन दिस इज नॉट इनफ। आपका देखें, एंड को लेके ना, एंड गोल को लेके अपने माइंड में चलें। एग्जामिनर ने आपके नोट्स नहीं चेक करने, आपने असाइनमेंट्स का पेपर नहीं देना। ठीक है? आपने असाइनमेंट्स का पेपर नहीं देना, आपने एक रिटन एग्जाम देना है। और उसमें वो आपको, आपके पास लिमिटेड टाइम होना है, बड़े ट्रिकी किस्म के उसने आपसे क्वेश्चंस पूछने हैं, और आपने बड़ा स्मार्टली उन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करके विद इन दैट स्पेसिफिक टाइम फ्रेम आपने 4 क्वेश्चंस को उस टाइम पीरियड के अंदर जस्टिफाई करके आना है। एंड दिस इज नॉट एन इजी टास्क। ठीक है? मैं कोई आपको वो सबस बाग तो नहीं दिखाऊंगी कि नहीं नहीं ये तो बड़ा इजी है और कोई बस ऊपर ऊपर से भी कर ले तैयारी तो चलेगा, क्योंकि नहीं चलेगा। ठीक है? तो डेकोरेटिव नोट्स बना लेना खाली ये काफी नहीं होता। उसके बाद आप ओपिनियंस बहुत ज्यादा ले रहे हो, ये बहुत मैं समझती हूँ कि ये बड़ी मतलब रिपीटेडली बच्चे ये गलती करते हैं कि कोई भी एक टॉपिक अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से भी पूछ, वहां से भी पूछ, अपने फेलोज को भी कंसल्ट कर, टीचर से भी पूछो, और जो है यूट्यूब को भी कंसल्ट करो। यस आई नो आपको डाइवर्स ओपिनियंस लेने चाहिए, आई एग्री, लेकिन बहुत ज्यादा भी एक्सेसिव ओपिनियंस ले लेने किसी भी चीज के ऊपर, मतलब आपकी पर्सनल जजमेंट भी कोई चीज होती है। ठीक है? यू शुड नो कि आपने कौन सी चीज को कितना टाइम देना है, यू शुड नो कि आपने कौन सी चीज को किस स्कोप तक प्रिपेयर करना है। और जो सबसे मेरा ख्याल है जो सबसे स्मार्ट चीज होती है वो ये है कि कब आपने उसको प्रिपेयर करके उसको छोड़ के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वो कर जाना है, मूव कर जाना है। ठीक है? एक और मिस्टेक जो होती है वो ये है कि आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स तो बहुत इकट्ठे कर लिए हैं। आपको ये तो पता है कि कहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स दुनिया में चल रही हैं, कहाँ पे जो वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड मसले हो रहे हैं, कहाँ पे कितनी जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, बट आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दो चीजों पे। पहली चीज ये है कि किस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। दूसरी चीज ये कि कौन से कॉन्सेप्ट में किस किस्म का डाटा आपने लगाना है। ठीक। और जो सबसे बड़ी गलती जो कैंडिडेट करता है तैयारी करते हुए वो ये है कि वो लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप ये सारा कुछ कर लो और आप इन सारी चीजों में मास्टर हो, ठीक है, मीन्स टू से कि अगर आपने सिलेबस को भी कंसल्ट कर लिया, आपने एग्जामिनर की डिमांड को भी समझ लिया, आप सिर्फ रीडिंग्स पे नहीं बैठे रहे, ठीक है, आपने उसको मेमोराइज भी अच्छा कर लिया, आपने सिर्फ डेकोरेटिव नोट्स नहीं बनाए, आपको यहाँ पे भी अपनी लिमिट्स का पता है, आप सिर्फ जो है ना ओपिनियन, आपको आपको मतलब आपको हर चीज में लिमिट्स का पता है, लेकिन एक गलती जो आपने जो की है ना वो ये है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की। बिलीव यू मी, ये एक गलती एग्जाम में बैठ के बहुत भारी पड़ती है। ये उस टाइम समझ आती है कि वो जो बाहर बैठ के हम लोग जितनी प्लानिंग कर रहे थे ना वो सारी धरी की धरी रह, मतलब प्लानिंग जो है ना आपकी, वो आप समझ लें कि वो अंदर जाने से पहले आपको, आपका जो एग्जाम हॉल है ना उसके दरवाजे तक ले जाती है, अंदर जो है ना वो आपकी प्रैक्टिस आपको वो कराती है। मींस आपका, आपकी हेल्प सिर्फ एक वही चीज करती है। ठीक। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस एक बहुत बड़ी गलती है और मेजर गलती यही है। आपने करना क्या है, एग्जाम की प्रिपरेशन का जो फूल प्रूफ फॉर्मूला है वो ये है, राइट राइट एंड राइट। इन सारी चीजों की मिस्टेक्स आपने दूर करके अब आपने करना क्या है, यू नीड टू डू दिस वन थिंग थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। पूरा जितना भी आपने टाइम उसको लगाना है ना, उसमें से मेजोरिटी ऑफ योर टाइम इसके ऊपर आपने लगाना है, इसके ऊपर आपने सर्व करना है, इस चीज के ऊपर यू नीड टू राइट। राइट क्या करना है आपने, पास पेपर्स आपने निकालने हैं, आपने उनको लिखना है, आपने उनके ऊपर फीडबैक्स लेने हैं, और आपने ये काम करते करते थकना नहीं है, यहाँ तक कि आपको लिखना बोरिंग लगने लग जाए। और ये आई एम टेलिंग यू, ये बड़ी जल्दी नहीं होगा, इसको बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पहले तो आपको लर्न करना है, देन आपको जब आप एक टॉपिक लर्न करके जब आप जाके देखेंगे ना पास पेपर को, तो आपको पहले तो समझ ही नहीं आनी कि ये जो इसने सवाल पूछा हुआ है। आपको तो पहले ये लगेगा कि अच्छा टॉपिक तो मैंने पढ़ लिया है, लेकिन अभी भी मुझे सवाल को देख के लग रहा है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आपने उसी टॉपिक के ऊपर डाइवर्स जो अप्रोचेस से उस एग्जामिनर ने सवाल पूछा हुआ होगा, आपको उनको लर्न करना है।
और जब आप उनको स्लोली स्टडीली देखते जाएंगे तो फिर आपको स्लोली डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स से उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक को लिखना आ जाएगा। उसको लिख लिख के मतलब वो टॉपिक ही आपको बोरिंग लगना शुरू हो जाए और आपको यही लगे कि ये तो मुझे एबीसी लगती है। आपने इस लेवल तक जाके लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने लिखना सीख लिया है। अब जो आपने आंसर अपना फॉर्मुलेट करना है वो कैसे करना है, और एक अच्छा जो आंसर है उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो ये हम लोग वन बाय वन देखते हैं। जो पहला एलिमेंट होता है एक अच्छे आंसर का, वो उसका इंट्रोडक्शन होता है। आपको जेंडर स्टडीज का कोई भी टॉपिक के ऊपर किसी भी तरह का सवाल आ जाए, सबसे पहले आपने उसको इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन जाहिर है टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है और आंसर टू आंसर भी वेरी करता है, ठीक है। एक ही टॉपिक पे मतलब अगर एक सवाल आ गया है और उसी टॉपिक पे किसी दूसरे नेचर का सवाल है तो इन दोनों का इंट्रोडक्शन एक जैसा नहीं होगा। सेकेंड चीज जो आपने लिखनी है वो एक लिंकिंग पैराग्राफ लिखना है। ये एडिशनल चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाती होती हूँ, एंड ट्रस्ट मी इट ऑलवेज हेल्प्स। इससे आपका एक नंबर बढ़ जाता है जरूर। और आपको पता है कि अगर आपके 4-5 नंबर बढ़ गए हैं और अगर आप इसी फॉर्मूला को अप्लाई करें अपने बाकी 11 सब्जेक्ट्स के ऊपर, 10 सब्जेक्ट्स के ऊपर, और आप जरा मल्टीप्लाई करें ना ये 4-5 नंबरों को 10 के साथ, तो आप सोचें कि ये फिर आपकी एलोकेशन में ये मार्क्स जो आपको बाहिर देखने में लग रहा है कि 4-5 नंबर ही हैं, तो सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी एलोकेशन पे ये कितना डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक। ये लिंकिंग पैराग्राफ ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देन आपका मेन सेक्शन आ जाता है। मेन सेक्शन वो है मतलब जो सवाल उसने आपसे पूछा है सीधी तरह आपने उसका जवाब देना है। उसके बाद आपने उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। क्रिटिकल असेसमेंट की हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये आपका क्रिटिकल एनालिसिस और ये आपकी क्रिटिकल जजमेंट को शो करती है, ठीक है। देन फाइनली आप अपने उस सब जवाब को कंक्लूड कर देते हो। अब हम वन बाय वन इन एलिमेंट्स को देखते हैं कि ये होते क्या है और इनमें आपने क्या क्या लिखना होता है और कितना कितना आपने इनको टाइम और बेसिकली कितनी जगह देनी होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन जो है वो आपके पेज का 75% होना चाहिए, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि आपने अपने जवाब के अंदर जो कुछ भी लिखना है, देखिए आपको तो पता है ना सवाल आपने जवाब लिखना क्यों शुरू किया है किसी टॉपिक के ऊपर, क्यों? क्योंकि आपको उसका जवाब आता है। तो आपको तो पता है ना कि आपने क्या जाके लिखना है, तो उस जवाब में आपने जो कुछ भी लिखना है ना, ये उस सारे आंसर को समराइज करके आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर लिख लेना, बिल्कुल वैसे जैसे आप ऐसे के अंदर करते हैं। बट ऑब्वियसली यहाँ पे आपको कोई रफ ड्राफ्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बट यू अगेन यू हैव टू बी केयरफुल। बट इतना भी नहीं कि आप पहले उसका रफ ड्राफ्ट बनाएं और आप थीसिस स्टेटमेंट लिखे और ये वो नहीं, वो सब कुछ नहीं होता। यहाँ पे ओपनिंग लाइंस आपकी अच्छी होनी चाहिए और 75% ऑफ योर पेज आपने कवर कर लेना है उसके साथ, और उसके बाद आपने लाजमी एक रेलिवेंट कोटेशन यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। वो हम लोग टॉपिक हर टॉपिक के साथ उसके हर टॉपिक के साथ जो रिलेट करती होंगी कोटेशंस, वो हम लोग हर टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उसको उसके साथ करेंगे। वो मैं आपको मतलब प्रोवाइड करूंगी। अच्छा, उसके बाद जो मैंने आपको बोला है कि जो आपका आंसर जो है स्टैंड आउट करा देती है चीज, आपका लिंकिंग पैराग्राफ वो होता है। अब लिंकिंग पैराग्राफ के अंदर आपने बेसिकली जैसे आप पाकिस्तान अफेयर्स में अक्सर करते हैं ना, आप बैकग्राउंड दे लेते हैं या आप समरी टेबल्स दे लें। फॉर एग्जांपल अगर उसने आपसे पूछा हुआ है एक क्वेश्चन, एक दफा मुझे याद है आया था, फर्स्ट और थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म के ऊपर नोट लिखें। अब लिंकिंग पैराग्राफ के ऊपर आपने लिंक तो करना क्रिएट करना होता है लेकिन उसका आपने थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है उस टॉपिक के बारे में कि ये टाइम ज्यादा ना ले। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि लिंकिंग पैराग्राफ आपका ज्यादा टाइम नहीं ले रहा। वाई? बिकॉज ये एक एडिशनल चीज है और ये आप मतलब ये एक आप समझ लें कि आप डेकोरेट कर रहे हैं अपने आंसर को एक नंबर ज्यादा लेने के लिए। और आपने बड़ा स्मार्टली इसको लेके चलना है कि इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे देना, बट इतना स्मार्टली आपने करना है कि बड़े एफिशिएंटली टाइम एफिशिएंट तरीके से आप लिख भी दें और आपका ज्यादा टाइम भी ना लगे। और अब जैसे अब यहाँ पे मैंने समरी टेबल के बारे में भी आपको बता रही हूँ कि एक क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट और थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म का बताएं। अब जब आपने अपना सिलेबस कवर किया है तो आपको पता है कि वेव्स ऑफ फेमिनिज्म तीन नहीं है, दो नहीं है, वो तीन है। उसने लेकिन सिर्फ दो का पूछा हुआ है। अब आप क्या करोगे वेरी स्मार्टली, आप एक टेबल बनाओगे, आप उसमें 1 2 3 वेव ऑफ फेमिनिज्म की डिमांड्स लिख दोगे, आप नोटेबल एक्सक्यूज मी या इंपॉर्टेंट फिगर्स लिख दोगे और आप उनकी जो अचीवमेंट्स है आप वो लिख दोगे। अब आपने क्या किया है, आप अपने टॉपिक से हटे भी नहीं हो लेकिन आपने थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दी है। उसको क्या पता चल गया है कि अच्छा इसको सिर्फ यही नहीं पता जो इसने अपने मेन आंसर में लिखना है, इसको इससे एडिशनल चीज भी पता है और इसको लिंक भी करना आता है। द कैंडिडेट इज वेरी स्मार्ट कि इसने विद इन टाइम फ्रेम इस चीज को मुझे कन्वे भी कर दिया, ठीक है। ये होता है लिंकिंग पैराग्राफ या लिंकिंग हेडिंग। देन जो आपका मेन है जिसने आपको जो उसने आपसे पूछा हुआ है ना आपका
मिसाल के तौर पे चलिए इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं, फर्स्ट और थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। देन आपका ये मेन जो सेक्शन है इसमें आपने फर्स्ट और थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में लिखनी है, और आपका जो आंसर की जो लेंथ है उसका 70 to 75% एरिया वो ये कवर करेगा। आपने इसको कवर कर लेने के बाद आपने अपने आंसर को क्रिटिकली एनालाइज करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू बी very creative but very vigilant while writing your critical assessment. Why? Because यहाँ पे आपने अपने ही नैरेटिव को चैलेंज करके आपने अपने नैरेटिव को दोबारा प्रूव कर देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ अगर आप फर्स्ट और थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म की ही अगर आप एग्जाम्पल लें तो आपने इस नैरेटिव को चैलेंज करना है कि फर्स्ट और सेकंड थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो किसी तरह की कोई सक्सेस थी। ठीक है, ये पूरे 70 to 75% ऑफ योर आंसर वाला ये जो पूरा सेक्शन है, मेन सेक्शन, इसमें आपने यही प्रूव किया पहले कि पहली और तीसरी वेव्स ऑफ फेमिनिज्म जो थी वो बड़ी सक्सेस थी। क्रिटिकल असेसमेंट में आपने इसी नैरेटिव को चैलेंज करना है कि क्या वो वाकई सक्सेस थी। अगर थी तो फिर अभी भी तो दुनिया में जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, अभी भी तो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं हम। फिर लेकिन आपने वापस आ जाना है अपने मेन आर्गुमेंट के ऊपर। आपने यहाँ पे आके ये कहना है कि हाँ अभी प्रॉब्लम्स जरूर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड और थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म हैव पेव्ड द वे कि हम उन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लॉज बनते हैं, पॉलिसीज बनती हैं, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग होती है। ये सब कुछ पॉसिबल ही ना होता अगर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म सक्सेसफुल ना रही होती। ठीक, आपने अपने नैरेटिव को चैलेंज किया, लेकिन आपने दोबारा यही प्रूव कर दिया कि लेकिन जो ऊपर मैंने बात की थी हकीकत में सही वही है। ठीक, फाइनली आपने अपने टॉपिक अपने आंसर को कंक्लूड कर देना है। कंक्लूजन जो आपकी होती है वो आपके इंट्रोडक्शन जैसी ही होती है। आप ये समझ ले इंट्रोडक्शन, बट ब्रीफ एंड क्रिस्पी। क्रिस्प फॉर्म में आपने लिखना होता है। आपके इंट्रोडक्शन अगर ये 75% ऑफ योर पेज है तो ये आपका 40% ऑफ द पेज होगा। मतलब सिर्फ आपकी 5 6 7 7 लाइन से ज्यादा आपने इसको नहीं लेके जाना। आपने जो कुछ भी लिखा होता है थ्रू आउट आप उसको इसके अंदर इंक्लूड करते हो। क्रिटिकल असेसमेंट का भी थोड़ा सा आप इसमें ग्लिम्स दे देते हो, और इस तरह से आपका एक अच्छा आंसर डेवलप हो जाता है। और यहाँ पे जो हाईलाइटिंग फैक्टर जो है, हाईलाइटिंग जो एलिमेंट है, वो आपका लिंकिंग पैराग्राफ है। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स ये नहीं लिखती, उनको लग रहा होता है कि यहाँ पे ये टाइम वेस्ट हो रहा है, बट वी नो कि हमने टाइम एफिशिएंट रह के इसकी प्रैक्टिस भी कर ली हुई है, हमें ये लिखना आता है। हमें हर क्वेश्चन, हमें ये भी पता है कि कौन से टॉपिक में हम किस तरह का लिंकिंग पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। वाई? बिकॉज वी हैव डन इनफ प्रैक्टिस। तो फिर हमें हमारे लिए ये इसको ऐड करना मुश्किल नहीं रहता। और उसके अलावा कुछ और जो चीजें जो कंसर्न्स होते हैं कैंडिडेट्स के वो ये हैं कि नंबर ऑफ कोटेशंस आपने कितनी लिखनी है पर क्वेश्चन। अच्छा, मेरे नजदीक ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है। मेरा ये ख्याल है कि एटलीस्ट 4 तो कंपलसरी आपको जरूर लिखनी चाहिए। पहली जो है आप इंट्रोडक्शन में लाजमी लिखोगे, बट वेरी वेरी रेलिवेंट। देन आप क्रिटिकल असेसमेंट में भी लाजमी लिखोगे, अगेन वेरी रेलिवेंट। फिर कोशिश करो कि दो जो कोटेशंस है ना, आप ये जो मेन सेक्शन है ना आप इसके अंदर एड अप कर दो। कोटेशंस अगर नहीं ऐड कर रहे तो डेटा फैक्ट्स एग्जांपल जरूर ऐड करो। और एग्जांपल्स और ये वाले जो आर्गुमेंट्स है, आर्गुमेंट्स को प्रूव करने के लिए जो डाटा आता है ना, इसके बारे में मैं हमेशा कहती हूँ कि while writing an answer, whatever comes to your mind is your case in point. Whatsoever is coming to your mind is your case in point. बच्चे, आप लोगों ने बहुत एक लंबी जर्नी तय की है। आप लोगों ने केजी से लेके मैट्रिक, देन मैट्रिक से लेके आपकी ग्रेजुएशन तक आप लोग इतने साल पढ़ ही रहे थे ना। ठीक है, आप लोग ऑब्जर्व ही कर रहे थे ना, आपके जहन तो चल रहे थे ना, कुछ तो आपने ऑब्जर्व किया होगा ना। सो व्हेन एवर यू आर राइटिंग एन आंसर, उस टॉपिक को लेके आपको अपनी पास्ट लाइफ की ऑब्जर्वेशंस में से आपको, मतलब अगर कभी आप मीडिया की एग्जांपल दे रहे हैं तो कोई किसी ड्रामा की, किसी मूवी की विद रिगार्ड्स जेंडर एग्जांपल आपके माइंड में आती है, व्हाट्सएवर इज कमिंग टू योर माइंड, यू शुड राइट दैट एंड यू शुड हाईलाइट दैट। सो मैं ये कहती हूँ कि आपको फैक्ट्स और डेटा को आप इंटरनेट से भी निकालें, बट आप एक लिमिट अपने माइंड के ऊपर रखें कि आपने हर टॉपिक को लेके 2 से 3 डाटा या 3 से 4 जो डाटा या फिगर्स है आपने वो निकालने हैं। उसके अलावा आपकी जो ऑब्जर्वेशन है दैट मैटर्स अ लॉट। और आंसर को लिखते हुए अब ये नंबर कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करेगा। कोई कैंडिडेट ऐसा होगा उसने नंबर ऑफ कोटेशंस जो हैं वो एक इंट्रोडक्शन में भी लिखी, एक क्रिटिकल असेसमेंट में भी लिखी, देन उसने ये मेन सेक्शन लिखते हुए जितनी भी हेडिंग्स दी, हर हेडिंग के नीचे कभी उसने कोई डाटा दे दिया, कभी उसने किसी मूवी की एग्जाम्पल दे दी, कभी उसने किसी दूसरी कंट्री की एग्जाम्पल दे दी, कभी उसने कोई
सक्सेस स्टोरी दे दी, कभी उसने एक छोटा सा खुद से मॉडल बता दिया कि इसको ऐसे किया जा सकता है, और उसने उस हर चीज को हाईलाइट किया। तो जो आप नॉर्मल डेफिनेशन देखें, जिस तरह से हम सीएसएस के डाटा और फैक्ट्स की को देखते हैं कि नहीं, आपने सिर्फ सिर्फ इंटरनेट से निकाल के या बड़े हाई फाई किस्म की डाटाज लिखेंगे तो वही काउंट होंगे, उस बच्चे ने वो तो नहीं लिखा, लेकिन क्योंकि उसने बड़ा क्रिएटिवली चीजों को इंटीग्रेट किया, अपनी ऑब्जर्वेशन को इंटीग्रेट किया, तो उसका बड़ा अच्छा उसका एक पेपर जो है ना वो बन जाएगा, आंसर उसका बन जाएगा। ठीक है, और ये की टिप है, टू यू हैव टू ट्रीट एवरी क्वेश्चन लाइक अ मिनी एसे। एसे लिखते हुए आप क्या करते हैं, यू हैव आर्गुमेंट, एन आर्गुमेंट इन योर माइंड, बेसिकली वही वो जो उसने आपके टाइटल में दे दिया होता है। एंड इन द केस ऑफ जेंडर स्टडीज ये वही आर्गुमेंट है जो उसने आप अपने क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया है ऑलरेडी। देन while writing each and every पैराग्राफ या ईच एंड एवरी आर्गुमेंट, आपने उसको प्रूव करने के लिए, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कोई ना कोई डाटा देना है। देन आपने उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, मतलब आपने एज अ मिनी एसे, एक आपने बड़ा एक होलसम सा छोटा सा 6-7 सफ़ों का एसे उसको प्रेजेंट करके देना है। एक तो इसका मतलब ये है टू ट्रीट एवरी क्वेश्चन लाइक अ मिनी एसे। दूसरा मतलब इसका ये है, वो ये कि आपने ये समझना है कि हर क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपका डिसाइसिव आंसर है, इसे नहीं आपको फेल या पास कराना है। जब आप ये सोच के लिखते हैं ना, तो आप ये समझें कि आप हर क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए अपनी पूरी जान लगाते हैं, आप उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। देन आप ये भी कोशिश करते हैं कि ये वाला जो आंसर है, ये मुझे, बाकी जितने भी लोग ये वाला आंसर लिखें, मेरा आंसर जो है ये हाईलाइट हुआ हुआ होना चाहिए। दिस इज सेकंड मीनिंग ऑफ ट्रीटिंग एवरी क्वेश्चन लाइक अ मिनी एसे। ठीक है, ये की टिप है, ये हर टॉपिक को प्रिपेयर करते हुए आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, और फिर कुछ और फैक्टर्स होते हैं, कुछ और एलिमेंट्स होते हैं, वो ऐड करके यू कैन मेक योर पेपर स्टैंड आउट। एग्जामिनर को नजर आए आपका पेपर और उसका उसको अच्छा लगे आपका पेपर पढ़ के, उसके लिए जो की टिप है वो ये है कि यू नीड टू फैसिलिटेट योर एग्जामिनर। आपने उसको कैसे फैसिलिटेट करना है, पहली बात तो है कि आपने हेडिंग्स बनानी है, बट हेडिंग्स आपकी क्रिस्पी होनी चाहिए, हेडिंग्स आपकी रेलिवेंट होनी चाहिए, और ना बहुत ज्यादा लेंथी लिखें ना बहुत ही ब्रीफ लिखें, एक बैलेंस, एक कोहेरेंस आपने डेवलप करनी है व्हाइल राइटिंग योर हेडिंग्स। ठीक है, नीटनेस होनी चाहिए, और चार्ट्स आप बनाएं, आप डायग्राम्स बनाएं, आप ग्राफ्स बनाएं, जहां जहां पे भी ये चीजें नीडेड हैं। और इवन जो आपकी डायग्राम्स हैं और जो आपके चार्ट्स हैं, वो लिखते हुए कभी ऐसा होता है ना कि आप कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे होते हैं दो चीजों का किसी पैराग्राफ के अंदर, तो आप सिंपली एक छोटा सा टेबल बना के, आप पैराग्राफ लिखने की बजाय आप वहां पे वो चार्ट बना दें। ठीक है, सो यू कैन बी क्रिएटिव वाइल फैसिलिटेटिंग योर एग्जामिनर। और उसके अलावा आपकी जो कोटेशंस हैं, कोटेशंस लिखें, लेकिन प्लीज रेलेवेंट लिखें। ये नहीं है कि यू आर राइटिंग कोटेशंस ओनली फॉर द सेक ऑफ राइटिंग कोटेशंस, ये चीज नहीं। और आपकी राइटिंग के अंदर फ्लो होना चाहिए, आपका एक हेडिंग दूसरी हेडिंग के साथ लिंक करनी चाहिए। दिस इज द वे यू कैन फैसिलिटेट योर एग्जामिनर। फिर कुछ एलिमेंट्स आते हैं एक अच्छे आंसर के। आपने ये सारा कुछ कर लिया, ठीक है, आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली, आपने ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनका ख्याल रखते हुए एक अपना आंसर भी फॉर्मुलेट कर लिया। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू असेस कि वो आंसर अच्छा आंसर था भी या नहीं। तो आपका जो असेसमेंट है वो ऐसे होगी कि उसमें ये वाले एलिमेंट्स मौजूद हैं या नहीं। पहला एलिमेंट है कि क्या वो आंसर उस क्वेश्चन से रेलेवेंट है या नहीं। यू हैव टू इंश्योर रेलिवेंस। देन क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर उसने आपसे लेट से रेडिकल फेमिनिज्म के बारे में पूछा है, तो क्या आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रेडिकल फेमिनिज्म के बारे में है या नहीं है। आपको उसका बैकग्राउंड पता है या नहीं पता, आपको ये पता है कि अभी वो कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से मैनिफेस्ट हो रही है, क्लियरली आपको उस बात का पता है या नहीं पता। तो आपके आंसर में आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। देन आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपने अपने पेपर पे जैसे उतारी है, क्या आपने उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया है, क्या आप किसी तरतीब के साथ चल रहे हैं, क्या आप कोई अप्रोच लगा रहे हैं, बॉटम अप्रोच लगा रहे हैं या टॉप डाउन अप्रोच लगा रहे हैं, या कोई अप्रोच आप लगा रहे हैं, कोई फॉर्मूला आप लगा रहे हैं, इस तरह का किस तरह से आपने अपने उसको पेपर को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ठीक है, अपने आर्गुमेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। देन कनेक्टिविटी डेवलप होती है। एक तो देखें रेलेवेंस है ना, रेलेवेंस है कि आपका जो आंसर है क्या वो आपके क्वेश्चन के साथ रेलेवेंट है। दूसरा कनेक्टिविटी है कि आपने जो पूरा आंसर लिखा है 6-7 पेजों का, उस आंसर की आपस में कनेक्टिविटी है या नहीं है। आपने क्रिटिकल असेसमेंट में जो क्वेश्चन उठाया है क्या वो कनेक्ट वाकई होता है आपके नैरेटिव के साथ।
ठीक है, इसको कनेक्टिविटी बोलते हैं। देन फाइनली कोहेरेंस। कोहेरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोहेरेंस का मतलब है, मतलब आपकी एक एक हार्मनी होनी चाहिए, एक कॉम्पैक्टनेस होनी चाहिए आपके आंसर में। एग्जामिनर जब आपका आंसर देखे तो उसको ये पता चले कि ये एक ही क्वेश्चन का आंसर है, इसमें डाइवर्सिटी भी है इसमें, लेकिन इसमें हार्मनी इस तरह से है कि उसकी नजर एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग पे खुद स्लिप करती है। ठीक है, उसका पढ़ने को दिल करता है। ये आपके प्राइमरी एलिमेंट्स हैं, ये तो होने ही होने चाहिए, इनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। देन सेकेंडरी चीजें जो है वो आ जाती हैं। उसमें आपकी लेंथ मैटर करती है। मैं बिल्कुल इस चीज से अग्री नहीं करती कि अगर आप ये समझें कि जी CSS के एग्जाम्स में लेंथ मैटर नहीं करती। देखें बच्चे, ये कंपटीशन एग्जाम है, जो भी एलिमेंट किसी आंसर में हो सकता है, यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसको उसका बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लेंथ इट सेल्फ इज एन एलिमेंट ऑफ रिटर्न आंसर्स। आपने ये इंश्योर करना है कि लेंथ वाइज भी आपके आंसर में कोई कमी ना रह जाए। ठीक। देन नीटनेस ऑब्वियसली मैटर करती है। आपने मार्जिन लाइंस लगा के लिखना है। आपकी हेडिंग्स जो हैं वो नीट होनी चाहिए। कुछ बच्चों को हेडिंग लिख के नीचे डबल लाइन लगाने की आदत होती है, लेकिन डबल लाइन लगाई हुई है, एक सीधी लगी हुई है, दूसरी टेढ़ी लगी हुई है, इससे बेहतर है आप लगाए ही ना। ठीक है, तो नीटनेस आपने मेंटेन करनी है। और फाइनली जब आप अब आपने ये सारा कुछ मेंटेन कर लिया, आपने अपना क्वेश्चन देख लिया या दिखा लिया, अब आपको ये समझ लग गई कि ये सारी चीजें, अब आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हो गई है। ठीक है, आपने वो मिस्टेक्स नहीं की जो मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट करता है। आपको जेंडर स्टडीज की तैयारी भी बड़ी अच्छी है। अब आप ये अज्यूम करें कि आप बैठ गए हैं जाके अपने एग्जाम हॉल के अंदर। अब आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, कितना टाइम कौन सी चीज को देना है, अब मैं आपको वो बताने लगी हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली जो चीज है कि आपने ये चारों क्वेश्चंस, जब आपके पास आता है 8 क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, ठीक है, उसके अंदर से आपने 4 सिलेक्ट करने होते हैं जो आपको बेस्ट आते हैं। अब वो जो चारों है ना, अब एग्जामिनर बड़ा स्मार्ट है, उसको ये पता है कि हर बच्चे को हर चीज सब बहुत अच्छी नहीं आती होती। आप में से कुछ का नेचुरली इंटरेस्ट जो है वो वेव्स ऑफ फेमिनिज्म की तरफ होगा, कुछ का नेचुरल इंटरेस्ट जो है वो रियल लाइफ एग्जांपल्स, उनमें केस स्टडीज आ जाएंगी, उसके अंदर जेंडर बेस्ड वायलेंस आ जाएगी, उनकी तरफ होगा। कुछ बच्चों का नेचुरल इंटरेस्ट जो है वो ग्लोबलाइजेशन और जेंडर की तरफ होगा, इस तरह की अप्रोचेस और थ्योरीज की तरफ होगा। ठीक है, नेचुरल इंक्लिनेशन होती है ना आपकी हर सब्जेक्ट में किसी टॉपिक के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग आपको कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा आता होगा, कोई क्वेश्चन आपको बस मीडियम उसमें आता होगा, कोई बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं आता होगा। तो आपको जो अच्छे अच्छे आते हैं 4 सवाल आपने उनको सिलेक्ट कर लिया। अब उनमें से आपने कौन सा पहले लिखना है, कौन सा दूसरे नंबर पे, कौन सा तीसरे पे, कौन सा चौथे पे, मैं आपको वो बताने लगी हूँ। फर्स्ट आपने वो लिखना है जो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट आता है, जो बहुत अच्छा प्रिपेयर है, आपको पता है इसमें तो आपकी कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती, कि आपने याद भी किया था अच्छी तरह, आपने इसको रिवाइज भी किया था, आपने अपना मॉक देते हुए आपने इसको अटेम्प्ट भी किया था, और आपका जो मेंटोर है उसने आपको इसके ऊपर शाबाश भी दी थी, तो ये तो आपको बहुत अच्छा था, इसमें तो कोई गलती का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने ये लिखना है फर्स्ट पे। सेकंड पे आपने इसी तरतीब से चलना है, सेकंड पे आपने वो लिखना है जो आपको सेकंड बेस्ट आता है। कोई शायद कभी एक आधी दफा रिवाइज करते हुए आपकी कोई गलती निकल आई थी, लेकिन आपको इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी है। एग्जामिनर ने जो अप्रोच लगा के, यानी जो एस्पेक्ट उस क्वेश्चन का पूछा है आपको वो भी आता है, और आप उसको जस्टिफाई कर देंगे। आपने दूसरे नंबर पे वो लिखना है। बट तीसरे नंबर पे आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको लीस्ट अच्छा आता है। ठीक है, यहाँ पे आपने एग्जामिनर की साइकी के साथ थोड़ा सा प्ले करना है। आपने 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लिख के उसके माइंड को इस तरफ डाइवर्ट कर दिया है कि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिख रहे हैं और आपको आता बहुत अच्छा है। तीसरे नंबर पे लेकिन आपने वो लिखा है जो शायद आपको बहुत अच्छा प्रिपेयर, इन केस अगर कोई क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा प्रिपेयर नहीं है ना, तो ये वो वाला है। ठीक है, चॉइस भी आपके पास नहीं बची, बाकी सारे आपको इससे भी खराब आते हैं। तो ये जो 4 के अंदर जो लीस्ट अच्छा आता है, आपने तीसरे नंबर पे उसको लिख देना है। अब ये स्मार्ट अप्रोच क्यों है, क्योंकि चौथे नंबर पे आपने वो क्वेश्चन लिखना है जो आपको थर्ड बेस्ट आता है। अब अगर आप फ्लो देखें, वो फ्लो में आपका जब पेपर जब पढ़ेगा, पहले पे भी बेस्ट आंसर है, दूसरे पे भी बेस्ट आंसर है, तीसरे पे लिखते हुए अच्छा उसको हुआ कि अच्छा क्या इसको आता नहीं था ये, बट अब जब उसने चौथा पढ़ा उसको लगा है कि उसको पता लग गया कि नहीं 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 आता है इसको, प्रोबेबली थर्ड को इसने टाइम थोड़ा दिया होगा, क्या है क्या नहीं। तो ओवरऑल आपका पेपर जो है वो उसकी नजर में एक बड़ा अच्छा पेपर जाएगा। ठीक है, ये बड़ी एक मेरे नजदीक ये बड़ी एक प्रैक्टिकल सी ऑर्गेनाइजेशन है आपके चारों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए। आई वुड से कि आपको ये रखनी चाहिए। देन टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू होता है बच्चों का, मॉक्स लिखते हुए भी होता है और एग्जाम में तो होता ही होता है। इसके लिए मैं जो चीज करती होती थी वो ये थी, मैंने ये अपने हर पेपर में, हर अटेम्प्ट में और हर पेपर में मैंने ये किया, एंड ट्रस्ट यू मी, इसने मुझे हमेशा रिवॉर्ड किया। वो ये थी कि मैं मेरे पास जब क्वेश्चन पेपर होता था, जब मैंने ये चीज कर ली ना, फटाफट से मैंने निशान लगा लिया, जब फर्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। फिर मैंने क्या किया, अगर फॉर एग्जाम्पल अभी 6 बजे है ना, लेट से कि 6 बजे मेरा पेपर स्टार्ट हो रहा है ना, तो मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर टाइम लिख दिया 6 o'clock to 6:40।
पहले वाले को मैंने इतना टाइम असाइन कर दिया, दूसरे वाले को अगेन मैंने 40 मिनट्स असाइन कर दिए, तीसरे और चौथे को मैंने ऐसे टाइम असाइन किया है कि जो मेरा फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना, उसको देने के लिए मेरे पास एटलीस्ट 30 to 35 मिनट्स मौजूद हैं। याद रखें, फोर्थ क्वेश्चन को टाइम देने के लिए आपके पास 30 से 35 मिनट होने चाहिए। जब आप लिख रहे हैं ना, पहले वाले को नेचुरली टाइम थोड़ा सा ज्यादा दिया जाता है। शुरू पहले वाले एक दो पेपरों में बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, मॉक्स करते हुए स्पेशली बहुत परेशान हो जाते हैं कि जी टाइम मैडम बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, इतने टाइम में तो हमारा कवर नहीं होता। तो इट्स वेरी नेचुरल। शुरू शुरू में पहले एक या दो सवाल, पहले वाले को तो खैर काफी ज्यादा टाइम दे दिया जाता है, 45 से 50 मिनट भी हो जाते हैं, लेकिन फिर आपने दूसरे और तीसरे को फटाफट, क्योंकि फ्लो भी बन जाता है ना, फिर सेकंड और थर्ड को आपने इस तरह से टाइम आपने करना है कि आप डिवाइड करना है कि जो फोर्थ वाला जो आपका फाइनल क्वेश्चन है उसके लिए आपको 30 से 35 मिनट होने चाहिए। इसके लिए आपको मोटिवेशन पता है कहाँ मिलती है? यहाँ। आपने जब ऑर्गेनाइज किया था ना, फोर्थ क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी वो वाला है जो आपको थर्ड से भी अच्छा आता है, तो आप फटाफट सेकंड और थर्ड को कंक्लूड करेंगे, जस्टिफाई करेंगे उनको, उनको अच्छा अच्छा करके कंक्लूड करेंगे, बट फोर्थ क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट करेंगे। वाई? बिकॉज हमने ऑर्गेनाइजेशन भी तो बड़ा स्मार्टली इसी तरह से किया है कि आपका ओवरऑल पेपर एक बड़ा बैलेंस पेपर लगे उसको। ठीक। अच्छा, फिर ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि मल्टीपल मार्कर्स यूज करने हैं, कितने पॉइंटर्स यूज करने हैं। मेरा जो पर्सनल तरीकाकार रहा है वो यही है कि मैं दो ही चीजें यूज करती हूँ। एक मेरा होता था ब्लू मार्कर, एक होती थी मेरी ब्लू बॉल पेन। अब ये ना कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है। आई कैन नॉट डिक्टेट यू हियर कि आपने जी जो मैंने किया आपने वही करना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे डिक्टेट कर सकती हूँ कि आपने इतना इतना टाइम देना है, इधर भी कर सकती हूँ कि आपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ऐसे करनी है, बिकॉज ये जो है ना, ये फूल प्रूफ फॉर्मूलाज हैं, ये मतलब ये मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पे ना ये आपका पर्सनल जो राइटिंग स्टाइल है ना, ये वेरी करता है ना हर इंसान का। कुछ को जो है वो बड़ा कलरफुल सा पेपर अच्छा लगता है, कुछ को बहुत कलरफुल पेपर अच्छा नहीं लगता। अच्छा, एक बात कलरफुल से मैं आपको ये बता दूं कि सीएसएस के पेपर्स में यू कैन यूज ओनली वाइट, सॉरी, ब्लू एंड ब्लैक इंक्स। मतलब कोई भी आपका मार्कर है, पॉइंटर है या बॉल पेन है, वो या तो ब्लू होगी या ब्लैक होगी। कलरफुल से मुराद ये नहीं है कि ग्रीन या रेड उठा के ले जाना है, लेकिन वो कितना यूज करना है कि आप दो मार्कर्स यूज कर रहे हैं, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आप दो डिफरेंट मार्कर से बना रहे हैं, या आप एक ही को यूज कर रहे हैं मेरी तरह, दैट इज टोटली अप टू यू। आई कैन नॉट रियली डिक्टेट यू, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्स और कोट्स आपने कितने कितने ऐड करने हैं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी इस पे बात कर ली है। और ये आपने स्मार्टली लेके चलना है, और आपने अपना जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपने उसको उस टाइम जगा के रखना है। वो जाग जाता होता है वैसे, आपको एग्जाम में बैठ के यकीन ही नहीं आ रहा होता कि ये आप ही हैं। इतना मतलब इतना डाटा आपके माइंड में वो चल रहा होता है, और आपको होता है कि थोड़ा सा टाइम और हो तो मैं और ही लिख दूं इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीजें आपने इनकॉर्पोरेट आपको करनी। जब आप वैसे भी जब आप मॉक्स वगैरह दोगे, आप लिखोगे ना आंसर, तो इन चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी। और बैलेंसिंग द आर्ट ऑफ केसेस इन पॉइंट, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। एक शीट के ऊपर एक चीज एटलीस्ट जरूर आपकी हाईलाइट होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये है कि हाउ टू रिकॉल सेवरल कोटेशन फैक्ट्स एंड डाटा। ये आप जब रिवीजन कर रहे होते हैं तो मेरा ख्याल है कि हर क्वेश्चन को रिवाइज करते हुए आपको उसकी कोटेशन फैक्ट और डाटा को साथ साथ जरूर पढ़ना चाहिए। डाटा जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फैक्ट्स और डाटा ये बड़े इंटीग्रेटेड होते हैं ना सीएसएस में। आपने फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे ना, जेंडर स्टडीज को पढ़ेंगे, तो ऐसे में भी तो आपकी जेंडर स्टडीज की थीम के अंदर आपने बेसिकली यही फैक्ट्स और डाटा लिखना है। तो इस तरह से आपका रिवाइज होता रहता है, लेकिन आपने हर टॉपिक को पढ़ते हुए इन चीजों को रिवाइज करते रहना है। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो एक डिफरेंट नोटबुक बना लेते हैं, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ नंबर लिखा हो, मतलब नंबर्स लिखे हुए होते हैं, जो भी डाटा है, कितनी परसेंटेज है, किसका कितना क्या, कौन सा स्टेटस है क्या, जो है ना, अ, मतलब नंबर वाइज कौन सी नेशन फॉर एग्जांपल कौन सी पोजीशन पे है, वगैरह वगैरह। तो आप उसके लिए चाहे तो आप अलग करके लिख लें, बट मेरा ये तरीका होता था कि जेंडर स्टडीज है तो जेंडर स्टडीज के रजिस्टर में ही लिखा हुआ है, उसी के पीछे लिखा हुआ है। वो ये होता है कि एंड पे जाके ना रिवाइज करते हुए आपको आसानी हो जाती है। बट अगेन, दिस इज अप टू यू, ठीक। और उसके अलावा अभी प्राइम टाइम है जेंडर स्टडीज को वो कर लेने का, कवर कर लेने का। 22 सितंबर से हमारा इंशाल्लाह सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और उसके लिए जो फर्दर डिटेल्स है ना, वो आपको इस नंबर से आपने कांटेक्ट करना है, यहाँ से आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हमारा जो वर्कशॉप है ये एंड होती है, ठीक है। अब अगर किसी भी तरह के आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो वो लोग आप मुझसे पूछ सकते हैं।